दोस्तों आप में से कुछ छात्र ये पूछ रहे थे कि सर कॉपी को कैसे भरना है। वैसे तो मैंने आपको कल भी बताया था, लेकिन आप ध्यान से मेरी बात को सुनिए। सबसे पहले दोस्तों आपको जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसको पहले पढ़ना है, ठीक है। पढ़ने के बाद एक एक क्वेश्चन को यानी कि ऑब्जेक्टिव को शुरू करना है, और ऑब्जेक्टिव के बाद जैसे कि मान लेते आपका फर्स्ट प्रश्न है, फर्स्ट प्रश्न पूरा पढ़ लिए। पढ़ने के बाद देखिए कि इसका ये ऑप्शन है, बस यहाँ पर छोटा सा बुंदा लगा देना है। फिर आपको दूसरा प्रश्न पढ़ना है, दूसरा प्रश्न पढ़ने के बाद फिर देखिए कि ये क्वेश्चन है तो आपको छोटा सा बुंदा लगा देना है। अगर आप पूरा क्वेश्चन को ऐसे ऐसे करके टिक मारिएगा तो वो क्या होता है, कॉपी जो है वहां पर आपके पास छीन लेगा, फिर दोस्तों आप जो है एक्सपेल हो जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज आप लोग क्या करेंगे, फटाफट जितने भी क्वेश्चन, जैसे कि आपको पता है फिजिक्स में जो है आपको टोटल 1 से लेकर के 70 तक प्रश्न पूछा जाएगा, और उसमें से कितना बनाना, बिल्कुल 35। तो आपको क्या करना है, एक तरफ से पूरा क्वेश्चन को पढ़ते हुए जाना है, और जो जो बहुत आसान लगे, सेकंडों में, चंद मिनटों में, बहुत ही कम समय में जो क्वेश्चन बन जाए उसको फटाफट बनते जाना, ठीक है। अब हम लोग को गिनना है, यानी कि उसको पहले ओएमआर शीट में भरना है, जो जो आपका बन गया 1 से लेकर 70 तक। देखेंगे कि 35 क्वेश्चन बनाना है। अगर उसमें आपका 25 क्वेश्चन बन गया तो बल्ले बल्ले है आपका, बस आप 10 क्वेश्चन में आप ट्राई कीजिए, यानी कि फिर से दोबारा बनाना शुरू कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के बाद फिर आपको जो सेकंड फॉर्मेट है वो लॉन्ग क्वेश्चन को बनाना है, यानी कि जो 5 नंबर या क्वेश्चन होता है उसको पहले बनाना है। उसके बाद फिर आपको शॉर्ट क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। तो ये चीज को दोस्तों फॉर्मेट अपनाइएगा, तभी आप टॉप कर पाइएगा। आप हमेशा सुनते होंगे कि वो जो बच्चा सालों साल पढ़ता था, महीनों महीनों पढ़ता था, 24 घंटा पढ़ता था, लेकिन फिर भी फेल हो गया, फिर भी कम नंबर आया। क्यों आया? क्योंकि वो जो है कॉपी को सही से नहीं लिख पाता है, बस यही कारण है, ठीक है। दोस्तों अगर आप भी 2 फरवरी 2022 में फिजिक्स का एग्जाम देने वाले हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जितने भी प्रश्न को लेके आए हैं ये आपके प्रश्न में बार बार पूछा गया प्रश्न है, वायरल प्रश्न है। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि प्लीज आप वीडियो को एंड तक देखें, और एक बार वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर कीजिएगा। जैसे कि आपको पता है टोटल आपको 70 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आपका खंड अ और खंड ब होगा। खंड अ में जो है आपको टोटल 70 ऑब्जेक्टिव, उसके बाद जो खंड ब होगा दोस्तों उसमें टोटल आपको जो है क्वेश्चन मिलेगा जो है शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। समय आपका टोटल 3 घंटा 15 मिनट रहेगा, तो इतना ही आपके पास समय है सभी क्वेश्चन को आपको बनाना है। तो वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर। एक विद्युतीय द्विध्रुव 2 विपरीत आवेशों से बना है, जिनके परिणाम जो है वो आपको दिया हुआ है 3.2 × 10⁻19 कूलम से लेकर के -3.2 × 10⁻19 कूलम। ये आपका देखिए प्लस में डिनोशन दिया हुआ है, ये आपका प्लस में दिया हुआ है, और ये दोस्तों आपका माइनस में दिया हुआ है। अब आपको बताना है उनके बीच की जो दूरी है वो भी आपको दिया हुआ है। अब विद्युतीय द्विघूर्णन का आघूर्ण क्या होगा? ये प्रश्न जब भी आपके सामने आए सीधा इस प्रश्न को आपको छोड़ देना है। क्यों छोड़ देना है? क्योंकि ये आपके पास टाइम बहुत लेगा, ठीक है। बिल्कुल फर्स्ट के दोस्तों यहाँ पर आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, लेकिन ये सभी प्रश्न आपको नहीं बनाना है, क्योंकि आपको पता है टोटल 70 ऑब्जेक्टिव है। 70 में से आपको सिर्फ 10 या 5 आपका न्यूमेरिकल रहेगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, डायरेक्ट इसका आंसर आपको देना है। देखिए 64 समरूप बूंदें, जिनमें से प्रत्येक की जो धारिता है वो 5 माइक्रोफराड है। कितना? 5 माइक्रोफराड। इसको मिलाकर जो एक बड़ा बूंदे को बनाया जाता है, तो बताएंगे बड़ी बूंदी की जो धारिता होगी वो क्या होगी? बिल्कुल दोस्तों सेकंड के आंसर आपको जाएंगे वो है 20 माइक्रोफराड। आपको एकदम रट लेना है ये प्रश्न को। जहां पर भी 64 समरूप बूंदे यानी कि 64 आइडेंटिकल बूंदे अगर आ जाए दोस्तों तो राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। हमने आपको ये प्रश्न कई बार करवाया। प्रश्न क्या आपका? किलोवाट घंटा का मात्रक है, यानी कि केडब्ल्यू जो मात्रक है वो किस चीज का मात्रक है? ये आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऊर्जा का, शक्ति का, बल आघूर्ण का, बल का। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल इसके राइट आंसर आपको जाएंगे वो है किलोवाट घंटा का। आप लोग मेरे साथ साथ आंसर कमेंट करते चलिए। इससे क्या होगा कि आपका दोस्तों कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आपको भी मजा आएगा कि आपने कितना आंसर दिया वो भी आपको बताना है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होगा वो क्या होता है? अनंत होता है, धनात्मक होता है, शून्य होता है, या फिर ऋणात्मक होता है? तो बताइए विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होगा दोस्तों वो क्या होगा? बिल्कुल 4 के आपके राइट आंसर हो जाएंगे, वो है शून्य होता है। ऑप्शन सी आपके 4 के बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। चुंबकशीलता की विमा क्या होगी, यानी कि चुंबकशीलता का डायमेंशन क्या होगा? बिल्कुल 5 के दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपको जाएंगे वो है ml2 माइनस I-2। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6। एलआर परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है वो क्या होती है? हमने आपको ये प्रश्न कई बार करवाया। फटाफट आप लोग को एकदम सही आंसर लगाना। बहुत बढ़िया, वो आपको जाएंगे दोस्तों। बिल्कुल इसके आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएगा, बी नहीं होगा, ठीक है। देखिए आप लोग भी मेरे साथ साथ गलत लगा रहे। देखिए एलआर परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है, जब भी आपको इस तरह का प्रश्न आ जाए, मैंने आपको कई बार ये प्रश्न करवाया है, इसके दोस्तों आंसर जो हो जाएंगे वो है आपके √r² प्लस ω² L², ठीक है। ये प्रश्न दोस्तों मैंने आपको कई बार करवाया है। और देखिए चुंबकशीलता की विमा जो है आपको पूछा गया प्रश्न है, 2016 या 17 दोनों में पूछा गया प्रश्न। तो ध्यान दीजिएगा ml2
IP पावर -2, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जो आपका चुंबकशीलता को विमा है यानी कि डायमेंशन है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की जो दिशा होती है वो क्या होती है, यानी कि बी के समांतर होती है, ई के समांतर होती है, या फिर बी क्रॉस ई के समांतर, या फिर ई क्रॉस बी के समांतर। तो विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की जो दिशा होगी वो क्या होगी दोस्तों, बिल्कुल 7 की जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे वो है बी क्रॉस ई के समांतर, यानी कि ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर आएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका जो तरंगदैर्घ्य है वो क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, या फिर आंकड़े जो है वो पूर्ण नहीं होते हैं। ये देखिए सभी प्रश्न आपको बार बार पूछा गया प्रश्न है, तो प्लीज आप लोग एकदम ईमानदारी पूर्वक आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल 8 की दोस्तों राइट आंसर आपको जाएंगे वो है घटता है। ठीक है, तो जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका जो तरंगदैर्घ्य यानी कि जो वेवलेंथ है दोस्तों वो घटता है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 9, आयाम मॉडुलन सूचकांक का जो मान होता है वो क्या होता है, हमेशा 0 होता है, या फिर 1 तथा इन्फिनिटी यानी कि अनंत के बीच होता है, या फिर 0 तथा 1 के बीच होता है, या फिर हमेशा अनंत होता है। तो आयाम मॉडुलन सूचकांक का जो मान होगा वो दोस्तों बिल्कुल आपके राइट आंसर हो जाएंगे वो है 0 तथा 1 के बीच होता है। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक जो होगा वो क्या होगा। मैंने आपको ये कई बार पढ़ाया है, जब भी आपको नॉर गेट और गेट पूछा जाए तो हम लोग जानते हैं एक आपका और गेट होता है, एक दोस्तों आपका एंड गेट होता है। ठीक है, तो एंड गेट जो है उसको डॉट से डिनोट करते हैं, जैसे कि ये जो है आपका क्या है एंड गेट है, और गेट दोस्तों कौन हो जाएगा, ये आपका जो है वो और गेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको नॉर गेट के बारे में पूछा गया तो आपको पता होगा कि नॉट गेट प्लस और गेट बराबर दोनों को मिलाकर के बना जाता है क्या गेट, नॉर गेट। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर और भी है और नॉट भी है, तो सबसे पहले आप लोग को ए और प्लस बी ढूंढना है। तो देखिए ए प्लस बी यहाँ भी है, ए प्लस बी यहाँ भी है, लेकिन अगर ऊपर वाला बार अगर यहाँ पर दिया हुआ रहेगा तो ये आपका हो जाएगा नॉर गेट। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, नॉर गेट। वहीं पे अगर यहाँ पर ऊपर वाला बार नहीं रहेगा दोस्तों ये तो आपको हो जाएगा बिल्कुल और गेट। ठीक है, और वहीं पे अगर इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे नंद गेट, क्योंकि यहाँ पर ऊपर में है और यहाँ पर ऊपर में कुछ नहीं है तो इसको बोलेंगे एंड गेट। बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न, ये दोनों प्रश्न में से 2 नंबर आपका कंफर्म इस प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 से 2 नंबर, क्योंकि घुमा करके पूछता ही हर बार पूछता। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो क्या होगी, शून्य। सतह के लंबवत होती है, या फिर सतह के स्पर्शीय होती है, या फिर सतह पर 45 डिग्री होती है। मैंने आपको ये प्रश्न कई बार करवाया है कि सतह के 90 डिग्री पर होती है, यानी कि सतह के लंबवत होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, मुक्त आकाश का परावैद्युतांक होता है। पूछा गया प्रश्न आपको पूछेगा मुक्त आकाश का जो परावैद्युतांक होगा दोस्तों वो क्या होगा। बिल्कुल यहाँ पर 12 के जो आपके राइट आंसर आएंगे वो है 8.85 × 10⁻12 फेराड पर मीटर। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है वो क्या होगी, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होगी, फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। बहुत बढ़िया। बिल्कुल 13 के दोस्तों राइट आंसर आपको जाएंगे वो है V²/R। पूछा गया प्रश्न आपका, तो V²/R जो है वो क्या होता है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसको हम लोग EV से डिनोट करते हैं, इसके द्वारा किसको मापा जाता है, चार्ज को यानी कि आवेश को, विभवांतर को, धारा को, ऊर्जा को। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा किसे मापा जाता है, बिल्कुल 14 के दोस्तों राइट आंसर आपको जाएंगे वो है ऊर्जा को, यानी कि एनर्जी को। मैंने आपको कई बार बताया है कि जहां पर भी U आ जाए तो U बराबर W होता है, W बराबर E होता है, और E बराबर EV होता है। U भी एनर्जी है, W आपका वर्क है, E आपका एनर्जी है, और EV क्या है, ये दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जिसको हम लोग एनर्जी यानी कि ऊर्जा का एक प्रकार का डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा मापा जाता है ऊर्जा को। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 15, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न को देखिए कई बार आपको पूछा गया प्रश्न है, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। ये सभी प्रश्न आपका वायरल प्रश्न है। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अभी तक नहीं किया तो शेयर कीजिएगा अपने सारे दोस्तों को, ताकि उसको भी ये वीडियो मिल जाए, उसको भी ये फायदा हो जाए। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन 15 आपका, लेंज का जो नियम है दोस्तों वो किससे संबंध है, चार्ज से, द्रव्यमान से यानी कि मास से, या फिर ऊर्जा यानी कि एनर्जी से, या फिर संवेग के संरक्षण सिद्धांत से। बिल्कुल 15 के दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर आपको जाएगा वो है ऊर्जा से। तो लेंज का जो नियम है वो किससे संबंध है, बिल्कुल आपको जाएंगे ऊर्जा से। इसको जो क्या बोलता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत। ठीक है, तो लेंज का जो नियम संबंध है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि ऊर्जा से। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम जो प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, क्योंकि आपको पता है खगोलीय दूरदर्शी में जो है टोटल 2 प्रतिबिंब बनता है। जो दूसरा वाला जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, उसका गुण कैसा होता है, वास्तविक एवं सीधा, वास्तविक एवं उल्टा, या फिर काल्पनिक एवं उल्टा, या फिर काल्पनिक एवं सीधा। हमने आपको ये प्रश्न पहले भी करवाया है। बिल्कुल इसलिए जाएंगे दोस्तों वह काल्पनिक और उल्टा।
तो खगोलीय दूरदर्शी में जो अंतिम प्रतिबिंब होता है, जो लास्ट इमेज होता है, वो दोस्तों काल्पनिक भी होता है और उल्टा भी होता है। राइट साइड आप आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे तो संयोग की जो फोकस दूरी होगी वो क्या होगी? बिल्कुल 17 के दोस्तों राइट साइड आपको जाएंगे वो है f/2। ठीक है, तो राइट साइड ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति पुष्टि करता है व्यक्तिकरण को, परावर्तन को, ध्रुवन को, वन विक्षेपण को। 18 के दोस्तों यहाँ पर जो राइट साइड आपको जाएंगे वो है व्यक्तिकरण को। ध्यान रखिएगा, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग जो प्रकृति पुष्टि जो करता है दोस्तों, वो व्यक्तिकरण को पुष्टि करता है। राइट साइड आपके 18 के बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, एक पतले फिल्म के रंग का जो कारण है वो क्या है? प्रकीर्णन, व्यक्तिकरण, वन विक्षेपण, विवर्तन। तो एक पतले फिल्म के रंग का जो कारण है बिल्कुल आपको जाएंगे यहाँ पर वो बिल्कुल 19 के राइट हो जाएंगे दोस्तों, वो है आपके व्यक्तिकरण। ठीक है, तो 19 के ऑप्शन बी बिल्कुल आपके राइट हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपके 20, यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल का बीच फाई कोण का कालांतर हो तो शक्ति गुणांक का जो मान होगा वो क्या होगा? बताइएगा। यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच फाई कोण का कालांतर होगा तो शक्ति गुणांक जो होगा दोस्तों उसका मान क्या होगा? 20 के दोस्तों यहाँ पर जो राइट साइड आपको जाएंगे वो है cos फाई। ऑप्शन डी आपके 20 के बिल्कुल करेक्ट रहेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 21, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न आपका, स्वप्रेरकत्व का जो मात्रक होगा वो क्या होगा? प्रश्न आपको पूछा गया प्रश्न है, बताइएगा। वेबर होगा, ओम होगा, हेनरी होगा, गॉस होगा, तो स्वप्रेरकत्व का जो मात्रक होगा वो क्या होगा? 21 की राइट साइड आपको जाएंगे वो है हेनरी। ठीक है, तो स्वप्रेरकत्व जो मात्रक होता है, जो यूनिट होता है दोस्तों, वो हेनरी होता है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपके 22, डायनामो के कार्य का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? धारा के उसमें प्रवाह पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, चुंबकीय प्रेरण पर, विद्युतीय प्रेरण पर। तो डायनामो के जो कार्य का सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? बिल्कुल 22 के दोस्तों यहाँ पर जो राइट साइड आपको जाएंगे वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ऑप्शन बी बिल्कुल 22 का करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23, एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का जो समीकरण है वो आप लोग को पता होगा, I बराबर 0.6 sin 100 पाई टी। इसको हम लोग निरूपित करते हैं तो ये जो है यहाँ पर विद्युत धारा की आवृत्ति जो होगी दोस्तों वो कितनी होगी? बताइएगा आप लोग फटाफट। बिल्कुल 23 के राइट साइड आपको जाएंगे वो है 50। ठीक है, तो ऑप्शन भी आपके 23 के बिल्कुल राइट हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24, निकेल है। निकेल क्या है? प्रतिचुंबकीय है या फिर आपका अगला ऑप्शन है आपका अनुचुंबकीय, लौ चुंबकीय, इनमें से कोई नहीं। तो जो निकेल है दोस्तों वो क्या है? बिल्कुल 24 के राइट साइड आप हो जाएगा वो है लौ चुंबकीय। ऑप्शन से आपके 24 के बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखिएगा अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो या तो आप टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए या फिर दोस्तों आप सिंपली सर्च कीजिए तनु क्लासेस गूगल पे, कहीं पे भी जाके वहां पर आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा वेबसाइट पे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका, ब्रूस्टर का जो नियम है वो क्या है? पूछा गया प्रश्न है। बिल्कुल 25 के दोस्तों यहाँ पर जो आपके करेक्ट आएंगे वो है U बराबर 10 IP। ठीक है, तो ब्रूस्टर का जो नियम है दोस्तों वो क्या है? U बराबर यानी कि म्यू है, इसको म्यू पढ़ते हैं हम लोग, म्यू बराबर 10 IP। राइट सर ऑप्शन सी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 25 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26, ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का जो प्रतिरोध है वो क्या होता है? बढ़ेगा, घटेगा या फिर कभी बढ़ेगा फिर घटेगा या फिर अपरिवर्तित रहेगा? बताइएगा। ताप बढ़ने पर, टेम्परेचर बढ़ने पर जो अर्धचालक का जो प्रतिरोध है, जो रेसिस्टेंस है वो क्या होता है दोस्तों? बिल्कुल यहाँ पर आपके राइट हो जाएंगे वो है घटता है। ठीक है, तो ताप बढ़ने पर अर्धचालक का जो प्रतिरोध है वो घटता है। राइट सर आपके 26 के ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपके 27, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर का मान तथा वर्ग माध्य मूल मान का जो अनुपात होगा वो क्या होगा? प्रत्यावर्ती धारा के शिखर का मान तथा वर्ग माध्य मूल का जो मान होगा, अनुपात होगा दोस्तों वो क्या होगा? हमने आपको ये प्रश्न पहले भी करवाया है, बिल्कुल राइट हो जाएंगे वो है √2। देखिए ये भी प्रश्न आपको कई बार हमने आपको करवाया है। टीवी प्रसारण के लिए किस यानी कि किस आवृत्ति का उपयोग होना चाहिए? तो मैंने तो ये कहा है कि 30 से लेकर के 300 तक होना चाहिए और MHz में होना चाहिए, कि मेगा हर्ट्ज में होना चाहिए। ठीक है, तो टीवी प्रसारण के लिए किसी आवृत्ति परास का जो उपयोग होता है दोस्तों वो 30 से लेकर के 300 MHz तक होता है। तो राइट सर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि कई बार दोस्तों पूछा गया प्रश्न है, तो प्लीज आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। देखिए किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता जो मान है वो आप लोग शून्य लगा देते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन ये कैसे होता है थोड़ा सा आप यहाँ पर बातों को समझिए। देखिए दोस्तों, एक हम लोग खोखला गोला लेते हैं, खोखले गोले को हम लोग आवेशित करते हैं। आवेशित का मतलब क्या हो गया कि चारों तरफ से इसको चार्ज करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने जो है चारों तरफ से इस पर चार्ज कर दिया। अब आप लोग बताएंगे कि यहाँ पर जो खोखला गोला है क्या उसके अंदर कोई चार्ज है? आपको सिंपल यहाँ पर फॉर्मूला निकालना होगा। तो दोस्तों Q बराबर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि Q बराबर जो है 0 हो जाएगा। ठीक है, जब हम लोग गॉस के नियम अनुसार यहाँ पर बात करेंगे तो हम लोग फॉर्मूला तो पता होगा
ई गुना 4/स्क्वायर होता है। और क्योंकि यहाँ पर क्यू बराबर 0 है तो जहां पर भी आप मान बैठाएंगे क्यू बराबर 0 तो आंसर आपका शून्य निकल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कोई भी आवेशित खोखले गोलाकार जो चालक के भीतर विद्युतीय जो तीव्रता का मान होगा वो शून्य होता है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका। 3 संधारित्र है जिनमें से प्रत्येक की जो धारिता है दोस्तों वो क्या है, सी है। ठीक है, सबको जो है सरणी क्रम में जोड़ा गया है। अब आप लोग बताएंगे परिणामी धारिता का जो मान होगा वो क्या होगा। पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार आपको पूछा गया प्रश्न है। बिल्कुल सेकंड का आपको एकदम सही आंसर लगाना है। क्या बात है एकदम। देखिए 3 संधारित्र आपको पता है, ये सभी का धारिता भी सी दिया वो भी पता है और सबको सरणी क्रम में जुड़ा हुआ। सरणी क्रम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है ये आप लोग जानते होंगे, 1/c इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ठीक है, तो ये आपका हो गया दोस्तों सरणी क्रम का फॉर्मूला। अब जब आप लोग यहाँ पर c1 c2 c3 को जोड़ेंगे तो आपका जो यहाँ पर सेकंड का आंसर निकलेगा वही आपको निकालना है। तो मैं थोड़ा आपको जोड़ के बताता हूं। देखिए 1/c प्लस 1/c, हम लोग c क्यों ले रहे हैं क्योंकि आपको पता है यहाँ पर जो संधारित्र है वो आपका c दिया हुआ है। ठीक है, तो जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो c निकलेगा, ऊपर में आपका 3 निकलेगा तो 3/c। राइट साइड आपके ऑप्शन भी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फॉर्मूला आपको बैठाना है 1/c इक्विवेलेंट बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ये आपका समतुल्य धारा निकल गया, यानी कि समतुल्य संधारित्र निकल गया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, दो सेलों को जिनके विद्युत वाहक बल जो है एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 तथा आंतरिक प्रतिरोध जो है वो R1 और R2 है। अब इसको जो है समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो बताइएगा इसका जो समतुल्य विद्युत वाहक बल होगा वो क्या होगा। पूछा गया प्रश्न है, फटाफट आप लोग को सही आंसर कमेंट करना है। अच्छा एक चीज यहाँ पर आप लोग मिस कर दिए। देखिए एक चीज यहाँ पर मिस कर दिए। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या था, ये तो बिल्कुल सही निकला। आप थोड़ा सा और समझ लीजिए। 1/c इक्विवेलेंट बराबर जो आपको फॉर्मूला निकला, 1/c इक्विवेलेंट बराबर जो आपको फॉर्मूला निकला वो क्या निकला, 3/c निकला। ठीक है, अब जब हम लोग c इक्विवेलेंट को ऊपर लेके जाएंगे, c इक्विवेलेंट को ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पर जो आपको फॉर्मूला निकल जाएगा वो 3/c निकल c/3 या c भी तो ऊपर जाएगा तो c ऊपर चलाएगा 3 नीचे, तो राइट आंसर आपके यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ध्यान दीजिएगा, 2 के राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर अभी क्या निकाले थे, 1/c इक्विवेलेंट निकाले थे और 1/c इक्विवेलेंट बराबर क्या निकला था आपका, क्या निकला था बताइएगा, बिल्कुल 3/c निकला था। अब जब c इक्विवेलेंट को ऊपर लेके जाएंगे तो c भी ऊपर जाएगा, तो c इक्विवेलेंट बराबर c आपका ऊपर चलेगा, 3 नीचे आ गया तो c/3, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने ये गलत बना दिया था। चलिए, और फॉर्मूला बिल्कुल आपका यही है, c इक्विवेलेंट निकालने बोला तो c इक्विवेलेंट को तो ऊपर लेना ही है। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। बिल्कुल इसके आंसर आएंगे दोस्तों वो है एप्सिलॉन 1 R1 प्लस एप्सिलॉन 2 R2। ठीक है, तो दो सेलों को जिनके विद्युत वाहक बल का एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 है और आंतरिक प्रतिरोध दिया हुआ R1 R2, जब आप लोग इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इसका जो समतुल्य विद्युत वाहक बल होगा वो एप्सिलॉन 1 R1 प्लस एप्सिलॉन 2 R2 बटा R1 R2, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, कई बार आपने किया होगा ये प्रश्न को, एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता जिसको हम लोग बोलते हैं परमेबिलिटी, जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, ये कितना हो जाता है बताइएगा। 1 से ज्यादा बड़ा, 1 के बराबर, 1 से छोटा, 1 मतलब 0 बताइएगा। तो एक चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकशीलता है वो कितनी होती है दोस्तों, बिल्कुल 4 के राइट आंसर हो जाएंगे, वो है u म्यू इज इक्वल टू, यानी कि म्यू इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, ध्रुव प्रबलता का जो SI मात्रक होगा वो क्या होगा। ये भी प्रश्न आपने कई बार करवाया होगा, बिल्कुल आंसर आएंगे दोस्तों वो है न्यूटन एम्पियर मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपके हो जाएंगे ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो जो तत्व होता है दोस्तों विद्युत हीटर में किस चीज का बना होता है, तांबा का, प्लेटिनम का, टंगस्टन का, नाइक्रोम का। बिल्कुल सिस के दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर आपको जाएंगे वो है नाइक्रोम का। ध्यान रखिएगा विद्युत हीटर में जो भी तत्व होता है, जो भी तार होता है दोस्तों वो नाइक्रोम का बना होता है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, कई बार आपको पूछा गया प्रश्न है, सही आंसर एकदम कमेंट करना है। देखिए शोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के समानुपाती होती है, विभवांतर की व्युत्क्रमानुपाती होती है, विभवांतर के अवर्ग के समानुपाती होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। 7 के दोस्तों बिल्कुल आपके राइट आंसर हो जाएंगे वो है विभवांतर के समानुपाती होती है, राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है, बिल्कुल हम लोग जानते हैं उच्च तथा निम्न प्रतिरोध को व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, एक विद्युत धारा का जो समीकरण है वो देखिए फिर से वही प्रश्न आपका, एक विद्युत धारा जिसका समीकरण दिया हुआ कितना, I बराबर 0.6 sin 100πt, इसको निरूपित होता है तो विद्युत धारा की जो आवृत्ति होगी वो क्या होगी। बिल्कुल 9 के पर आंसर आपको जाएंगे। ये क्वेश्चन को देखिए आप लोगों ने पहले भी किया, बिल्कुल इसके आंसर क्या जाएंगे दोस्तों 50। ठीक है, बहुत लोग देखिए 50 पाई लगा देता है जो कि आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये सॉल्यूशन की जगह थोड़ा बड़ा सॉल्यूशन है, लेकिन एक विद्युत धारा का समीकरण जब भी आपको दिया हुआ रहे I बराबर 0.6 sin 100πt, ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपको लगाना है वो है 50, इसकी आवृत्ति होती है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, प्रतिघात का मात्रक क्या हो जाएगा बताइएगा फटाफट। बिल्कुल 10 के राइट आंसर आएंगे दोस्तों वो है ओम। ठीक है, तो प्रतिघात का जो मात्रक है वो ओम होता है, राइट आंसर 10 के ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, शीर्ष धारा I नोड और वर्गमूल धारा IRMS
इन दोनों के बीच संबंध क्या है, एक आई नोड और एक आई आरएमएस, इन दोनों के बीच संबंध क्या है वो आपको पूछा जा रहा है। बिल्कुल 11 के दोस्तों राइट आंसर आपको जाएंगे वो है आई नोड इज इक्वल टू आई आरएमएस अपॉन √2। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 12। एक निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति स्पष्ट देखने के लिए व्यवहार करता है। बताइएगा, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। निकट दृष्टि दोष का मतलब हो गया जो आदमी को नजदीक दिखता है, दूर नहीं दिखता। ठीक है, तो दूर देखने के लिए आपको अवतल लेंस का जरूरत पड़ेगा और नजदीक देखने के लिए आपको उत्तल लेंस का जरूरत पड़ेगा। तो अगर आपको पूछे कि दूर दृष्टि दोष के लिए दूर दृष्टि दोष का निराकरण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाए, तो वह उत्तल लेंस। और अगर आपको पूछे कि निकट दृष्टि दोष का दूर पर यानी कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा अवतल लेंस का प्रयोग, मतलब कि कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाए दोस्तों, वो आपके राइट आंसर अवतल लेंस। ठीक है, तो 12 के राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएंगे, क्योंकि निकट दृष्टि दोष का ही मतलब हुआ कि उसको नजदीक दिखाई देता है, दूर नहीं। और दूर दृष्टि दोष का मतलब हुआ कि उसको दूर दिखाई देता है, नजदीक नहीं। ठीक है, चलिए, कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का जो क्रांतिक कोण है वो सबसे कम होता है। यानी कि कौन सा प्रकाश है जिसका क्रांतिक कोण सबसे कम होता है कांच से जब वो हवा में प्रवेश करता है, यानी कि सघन माध्यम से जब वो विरल माध्यम में प्रवेश करता है। तो बिल्कुल 13 के यहाँ पर आंसर आपको जाएंगे वो है बैगनी रंग के लिए। ठीक है, तो कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का जो क्रांतिक कोण है सबसे कम होता है बैगनी रंग के लिए। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14। एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक जो है म्यू है, अगर उसका न्यूनतम विचलन कोण आपको सिंपली पूछ रहा है, हमने आपको ये प्रश्न कई बार करवाया है, बिल्कुल इसके आंसर आपको जाएंगे μ-1 × a। ठीक है, ये क्या है, ए एंगल ऑफ प्रिज्म। तो एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक यहाँ पर म्यू दिया हुआ है, तो उसका जो न्यूनतम विचलन होगा वो दोस्तों b बराबर यानी कि μ-1 बराबर a हो जाएगा म्यू बराबर। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग का जो प्रकृति की पुष्टि करता है वो कौन करता है, व्यक्तिकरण, परावर्तन, ध्रुवन, वन विक्षेपण। तो प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की जो तरंग प्रकृति की जो पुष्टि करता है वो कौन करता है, बिल्कुल 15 के दोस्तों राइट आंसर आपको जाएंगे वो है ध्रुवन। ऑप्शन से आपके 15 के बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16। एक लेंस जिसका यहाँ पर म्यू दिया हुआ 1.5, इसका जो नाभ्यांतर है वो हवा में कितना 20 सेंटीमीटर। इसका जो नाभ्यांतर दोस्तों एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक 1.5 है ये हो जाता है 16 के बिल्कुल आंसर आपके यहाँ पर इन्फिनिटी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, बताइएगा। ये प्रश्न देखिए दोबारा आ गया आपका 17 के बिल्कुल आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, वो है E क्रॉस B के समांतर। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की जो दिशा होती है वो E क्रॉस B के समांतर होती है। राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18। चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र E के अनुपात B/E का मात्रक होता है। जो भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन आंसर करने की भावना में खो जाते हैं तो पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों जब भी आपको आंसर की मिलेगा, जब भी आपका एग्जाम होगा तो आंसर की सबसे पहले आपको इसी चैनल पे मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए, चुंबकीय क्षेत्र B है तथा विद्युत क्षेत्र कितना है, E है। इनके अनुपात का जो मात्रक होगा वो क्या होगा 18 के दोस्तों। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो है S पर मीटर। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन आपके यहाँ पर 18 का बी हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 19। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो किस पर निर्भर करती है, प्रकाश की तीव्रता पर, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर, धातु के कार्यफलन पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। 19 के बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे वो है प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर। तो उत्सर्जित फोटो जो है दोस्तों वो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो किस पर निर्भर करती है, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 20। इनमें से कौन आवेश रहित है, मतलब किसके पास आवेश नहीं है। अल्फा कण के पास तो है, बीटा कण होगा, फोटोन कण होगा, या फिर फोटोन होगा। बताइएगा 20 के दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा बहुत बढ़िया, वो हो जाएंगे आपके फोटोन कण। ठीक है, फोटोन कण के पास, फोटोन कण जो है वो आवेश रहित है, मतलब उसके पास आवेश नहीं है। बाकी बीटा प्लस बीटा माइनस होता है, अल्फा प्लस होता है, आप जानते हैं फोटोन, यानी कि तीनों के पास है लेकिन फोटोन कण के पास नहीं है। फोटोन कण, ध्यान रखना, फोटोन कण। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 21। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी सरणी औरक्त भाग में नहीं पड़ती है, बताइएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी सरणी है जो कि औरक्त भाग में नहीं पड़ती है, बताइएगा फटाफट। बिल्कुल 21 की दोस्तों आंसर आपको जाएंगे वो है लाइमन श्रेणी। कभी कभी आपको पूछा जाएगा कि कौन दृश्य भाग में पड़ती है, तो बताइएगा आप लोग कमेंट में कि दृश्य भाग में कौन सा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणी पड़ती है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22। हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उसके दूसरी बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होगी वो कितना होगी, फटाफट आंसर दीजिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको जाएंगे वो है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 23। जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है, यानी कि जितना समय में जो रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो राशि होती है वो शुरुआत की आधी हो जाती है, उसे दोस्तों क्या कहते हैं, औसत आयु, अर्ध आयु, क्षय नियतांक, आवर्तकाल। बिल्कुल 23 के दोस्तों राइट आंसर आपको जाएंगे वो है अर्ध आयु। ऑप्शन आपके भी 23 के बिल्कुल राइट आंसर आएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 24। बीटा कितने विक्षेपित है,
बताइएगा, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में, केवल चुंबकीय क्षेत्र में, केवल विद्युतीय क्षेत्र में, चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में। 24 की राइट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा, वो है चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र में। ठीक है, तो बीटा किरणें जो विक्षेपित होती है वो चुंबकीय में भी और विद्युतीय क्षेत्र में भी विक्षेपित होती है। राइट आंसर बिल्कुल आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25, एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया जो अपद्रव्य होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। 25 की जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पंच संयोजक। ठीक है, तो एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में जो मिलाया गया अपद्रव्य है वो पंच संयोजक होना चाहिए। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 27, काफी 26 काफी इंपोर्टेंट प्रश्न आपका। डायोड का जो उपयोग करते हैं वो किसके लिए, एक प्रवर्धक की तरह या फिर दोलक की तरह, मॉड्यूलेटर की तरह, रेडियो रेक्टिफायर की तरह। बिल्कुल 26 के दोस्तों राइट आंसर आपको जाएंगे वो है रेक्टिफायर की तरह। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल राइट आंसर आएंगे। अभी हमने आपको ये प्रश्न करवाया कि नंद गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होगा। तो देखिए नंद जो है वो दो चीज से मिलकर बना है, एक आपका नोट और एक है दोस्तों आपका एंड। और हम लोग एंड के लिए जानते हैं कि वहां डॉट होता है। तो देखिए आपका डॉट है, एक आप यहाँ भी डॉट है, दो जगह डॉट है। ठीक है, अब यहाँ पर नंद क्योंकि दो चीज से मिलकर बनता है तो उसके ऊपर एक बार लग जाता है, तो राइट आंसर यहाँ पर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। ठीक है, और वहीं पे जो ये बी है ये क्या है आपका नॉर गेट है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 28, पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रसारण टावर की जो ऊंचाई है वो 245 मीटर है। जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा वह है। देखिए प्रश्न आपको कई बार रिपीट किया गया प्रश्न, तो आप लोग को बिल्कुल सही आंसर लगाना है। बिल्कुल इस आंसर आपको जाएंगे दोस्तों 56 किलोमीटर। मैंने आपको कल भी ये प्रश्न करवाया था। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जितने भी प्रश्नों को किए हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वायरल प्रश्न है, तो प्लीज मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और हाँ, जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बना होगा प्लीज उसको एक दो बार देख लीजिएगा। और इसी तरीके से यहाँ पर इंपॉर्टेंट वीडियो सभी अपलोड होती है, तो आप लोग जरूर देखा कीजिए। और आप लोग या तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए या फिर दोस्तों गूगल पे जाकर के सर्च कीजिए तनु क्लासेस, वहां से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। वहां पर चैप्टर बाय चैप्टर आपको सब कुछ मिल जाएगा अवेलेबल वेबसाइट पे। ठीक है।